हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल एनवायरमेंटल स्टडीज़। हम यूनिट पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेटिव्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्ट कवर किया था, वाटर एक्ट 1974। तो उसमें क्या क्या लॉ के अंदर है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, और अगर वो फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए पेनल्टीज़ या फिर पनिशमेंट्स क्या होंगी, वो सब हम उसमें पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अब हमारे पास है एयर एक्ट 1981। तो जैसे इंट्रोडक्शन था उस एक्ट का, जो कि वाटर से रिलेटेड था, कि वाटर अगर पॉल्यूशन हो रहा है वाटर का, तो फिर उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एयर एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो एयर एक्ट में जितनी भी चीज़ें हमने वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ी थी, वो वाटर एक्ट 1974 के अंदर थी। और यहाँ पर एयर एक्ट है 1981। तो डिटेल्स अबाउट एयर एक्ट 1981 टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जहाँ पर भी है, तो या तो हम कोशिश करेंगे कि एयर पॉल्यूशन बिल्कुल ही कम हो या ना हो, और अगर हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल किन किन मेजर्स से कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे एयर एक्ट 1981 में। Air pollution is increasing day by day. Due to this, the amount of greenhouse gases in atmosphere is increasing. अब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इस एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनसे क्या हो रहा है, इनसे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं और ग्रीन हाउस गैसेज से गर्मी बढ़ती है। Therefore, the escaping solar radiation which gets abstracted by these greenhouse gases abstracts the radiation more than the normal. अब इससे क्या होता है, जो भी सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ में आनी होती थी वो रुक जाती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हैं कि जितनी भी रेडिएशंस हैं वो बाहर नहीं रुकती हैं, वो सीधा अर्थ के अंदर एंटर हो जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यूवी रेज, बाहर एक लेयर बना रखी है ओजोन लेयर ने, तो जितनी भी यूवी रेज आती हैं जो कि हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए और अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए, वो तो अंदर आने देती है ओजोन उसको, लेकिन जो भी हार्मफुल है उनको बाहर रोक देती है, उनको अपने अंदर से ओजोन पास नहीं कराती है। तो सेम केस यहाँ पर है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाती हैं तो सोलर रेडिएशन उससे प्रॉपर नहीं हो पाता। सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से जितनी भी रेडिएशंस निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, वो सब रेडिएशंस। एज अ रिजल्ट अर्थ बिकम्स मोर वार्मर एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब अर्थ पर जब बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगी तो जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है वो वार्म हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, गर्मी भी बढ़ेगी और गर्मी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरा अर्थ का टेम्परेचर, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। सो टू अवॉइड सच डेंजरस सिचुएशंस सम एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज। अब जब ये सिचुएशन आ गई थी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, गर्मी बढ़ रही है, सोलर रेडिएशंस प्रॉपर नहीं हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग है इससे, तो सब कंट्रीज़ ने मिलके सोचा कि इसको हम कैसे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब इस दिक्कत का हमें कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहा तो ये सबके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ एक्ट्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। इन इंडिया टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब इंडिया में एयर पॉल्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए हमने एयर एक्ट बनाया।
एयर एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने एयर एक्ट की शुरुआत की। अब एयर एक्ट क्या होता है, इतना बेसिक हमने जान लिया कि एयर एक्ट बेसिकली एयर के बारे में है, और हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि किस वजह से हमें एयर एक्ट की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने एयर एक्ट बनाया, क्योंकि एयर पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। अब आप हर एक इंडस्ट्री देखो, हर एक फैक्ट्री देखो, और हमारी जो सुविधा की चीज़ें हैं उनसे एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। तो अब एयर पोल्यूशन के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस के साथ गर्मी बढ़ेगी, और अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो इस गर्मी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पूरी अर्थ को खतरा है, पूरी अर्थ को नुकसान है। तो हम ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने लगे कि क्या हम ऐसा करें कि एयर पोल्यूशन कम से कम हो। तो हमने इसके लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए, अलग अलग रूल्स बनाए। तो बेसिक रूल है हमारा एयर एक्ट 1981। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको क्लियर होगा। Air Act 1981. According to this Air Act 1981, Prevention and Control of Air Pollution. Air pollution refers to any solid, liquid, or gaseous substance present in the atmosphere in a concentration that might pose a threat to humans, plants, or other organisms. अब जब हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर होनी ही चाहिए कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने यूनिट 2 एयर पॉल्यूशन ही पढ़ी थी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और साथ में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो अलग से हमने एक पूरी यूनिट पढ़ी है। तो अब जब हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट है वो है एयर एक्ट 1981, जिसको हम ये भी बोलते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर है। तो एयर पॉल्यूशन हम बोलते हैं जब भी कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस, यानी कि द्रव, ठोस या फिर कोई भी गैस, अगर इन सब के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो उनसे ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को, साथ में प्लांट्स को, पेड़ पौधों को, और कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो अगर इस तरीके से किसी को भी दिक्कत हो रही है इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के सब्सटेंसेस से, तो हम उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। और जब ये पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर खतरा हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। The act was enacted by the Parliament in the 32nd year of the Republic of India with the aim to prevent, control and mitigate air pollution. अब जो भी एक्ट बना था पार्लियामेंट के द्वारा, एयर एक्ट, वो 32nd रिपब्लिक इंडिया के बाद बना है, यानी कि जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई, फिर रिपब्लिक इंडिया के 32nd ईयर में ये एक्ट बना है। और इस एक्ट का एम क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य है प्रिवेंट करना, यानी कि रोकना, कंट्रोल करना और मिटिगेट एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन को बिल्कुल ही कम करना, रोकना, कंट्रोल करना और उसको चेक करते रहना। तो ये एक्ट, एयर एक्ट 1981 का मेन उद्देश्य प्रिवेंट, कंट्रोल और मिटिगेट है। The main objective of this act is to establish
central and state boards and empower them to monitor air quality and control pollution. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो एक्ट बनाया है, मेन काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने सेंट्रल बोर्ड बना दिया। एक तो सेंट्रल बोर्ड यानी कि पूरी कंट्री के लिए जब हम एक बोर्ड बना देते हैं, इसे आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर हम पूरी इंडिया में देखें तो प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी से है? प्राइम मिनिस्टर है बीजेपी से। तो बीजेपी की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट है। तो जो पूरे के लिए एक हेड होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल, और जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए है वो है स्टेट बोर्ड। तो जैसे इन्होंने एक सेंट्रल बोर्ड बनाया और एक स्टेट बोर्ड बनाया, यानी कि आप पूरी इंडिया के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब उनको कहीं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी स्टेट में जाके चेक कर सकते हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल बोर्ड बोलेंगे यहाँ पर। और जो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए है उसको हम बोलेंगे स्टेट बोर्ड। तो मेन काम किया गया एयर एक्ट 1981 के अंतर्गत कि उन्होंने दो बोर्ड्स बना दिए, एक सेंट्रल बोर्ड बनाया और एक स्टेट बोर्ड बनाया, और उनको पावर दे दी। और उस पावर से उनको ये बोला गया कि आप एयर क्वालिटी को चेक कीजिए और पॉल्यूशन कंट्रोल कराइए। दो काम बताए, एक तो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करो, मतलब एयर क्वालिटी को चेक करो, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लो। जैसे कि दिल्ली में फ़िलहाल आप देख रहे थे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा धुंध आ गई थी, और जबकि उतनी ठंड की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि वो धूल पॉल्यूशन की थी, क्योंकि सब पराली जला रहे थे किसान, तो उससे वहाँ पर पॉल्यूशन आया। तो अब गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी के लिए स्टेट बोर्ड को बोला और सेंट्रल बोर्ड को बोला, क्योंकि इससे दिक्कत सारे सिटीजन्स को होती है, क्योंकि सांस सबको लेना है। ऐसा नहीं है कि सबके पास, अगर कोई अमीर है तो उनके लिए एयर अलग है और कोई गरीब है तो उनके लिए एयर अलग है। सबके लिए सेम एयर है, और अगर वो पॉल्यूटेड होगी, वो दूषित होगी, तो हर कोई उससे बीमार होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि एयर क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए और साथ में पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए। और ये कौन कराएगा? ये दो बोर्ड्स बनाए गए, दो बोर्ड्स बनाए हैं, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। तो आपको एयर एक्ट का बेसिक समझ में आया है। इसको आप रीड करो, 2 पैराग्राफ्स। ओके, तो यहाँ से हमने एयर एक्ट 1981 का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। अब जो सेंट्रल बोर्ड है उसके क्या क्या काम रहेंगे और क्या क्या मॉनिटर और क्या इंस्पेक्शन करना है सेंट्रल बोर्ड को। फर्स्ट, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एयर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है? सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप ऐसे रूल्स बनाइए, रेगुलेशंस बनाइए और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कराइए। एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो लोग बीमार ज़्यादा नहीं होंगे, और ज़्यादा बीमार नहीं होंगे तो पॉपुलेशन सही रहेगी, तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप एयर की क्वालिटी अपने अपने एरिया में इम्प्रूव कराइए। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रिपेयर एनुअल्स, प्रोवाइड टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट टू सॉल्व देयर पॉल्यूशन। अब
उनको बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराओ। ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि जब हम सबको सिखाते हैं कि आपको कैसे किसी चीज़ को यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ नहीं करना है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराया गया। साथ में उनको बोला गया कि आप एनुअल्स बनाओ। एनुअल्स मतलब हर एक साल की रिपोर्ट बनाओ कि कब आपने क्या क्या कराया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है। तो एनुअल्स यानी पूरा, जैसे एनुअल फंक्शन रहता है ना हर साल एक, तो ऐसे ही एक एनुअल बनाने के लिए बोला गया जिसमें हर एक ईयर की, हर एक साल की डिटेल्स थी। प्रोवाइड टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट टू सॉल्व देयर पॉल्यूशन। साथ में टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बनाओ जिससे कि आप एयर पॉल्यूशन को वहाँ पर कंट्रोल करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया सेंट्रल बोर्ड के द्वारा कि आप स्टैंडर्ड्स भी बनाइए। स्टैंडर्ड्स यानी कि हर एक चीज़ की जैसे पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड होती है, पढ़ेंगे हम आगे कि स्टैंडर्ड्स किस बेसिस पर बोला गया। तो फिलहाल हमने पढ़ा है कि सेंट्रल बोर्ड की हमारे पास हमने 3 फंक्शंस देखे हैं। सबसे पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कराना है, ऐसे स्टेप्स लो कि आप एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कराओ। फिर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराओ, एनुअल्स बनाओ, टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंट बनाओ जिससे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। Section 19 of this act give detail of the various preventive measures to declare an area under control for air pollution। अब जो सेक्शन 19 है इस एक्ट का, वो अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स बताता है कि क्या क्या हमें नहीं करना है। सेक्शन 20 डील्स विद एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। सेक्शन 20 में बताया गया है कि ऑटोमोबाइल यानी ऑटोमोबाइल जैसे जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, तो इनसे जितना पॉल्यूशन निकल रहा है, एमिशंस है, तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल वायलेटिंग द स्टैंडर्ड्स आर प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 40 एंड 41 ऑफ दिस एक्ट। अब जो भी कंपनीज हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं जिनके चिमनी से ऐसा धुआं निकल रहा है जो कि हानिकारक है लोगों के लिए, आसपास के लिए, तो वैसी कंपनीज, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पर्टिकुलर अगर ऐसे लोग भी हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उसको वो फॉलो नहीं करने दे रहे हैं और एयर पॉल्यूशन का कारण बन रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जो भी स्टैंडर्ड है वो सेक्शन 40 और सेक्शन 41 के अंतर्गत आता है। द सेंट्रल बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1974 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बोर्ड 1974 के अंदर बनाया गया। 74 में अभी हमने लास्ट वीडियो में जो एक्ट पढ़ा है द वाटर एक्ट, तो वो वाटर एक्ट 1974 में बना और सेंट्रल बोर्ड की जो शुरुआत है वो भी 1974 के अंदर हुई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट ने 1974 में ही बनाया। तो आप ये पॉइंट्स रीड कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ एयर एक्ट 1981। तो फंक्शंस क्या क्या है एयर एक्ट के? एयर एक्ट के फंक्शंस हैं, सबसे पहला टू एनकरेज क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स एंड वेल्स
in different regions of the states through reduction, control and prevention of pollution. अब एयर एक्ट 1981 के अंदर क्या हुआ, सबसे पहला काम कराया गया कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स हुई, वेल्स, कुएँ हुए, अलग अलग एरियाज़ में और अलग अलग स्टेट्स के, जिससे क्या हो, थ्रू रिडक्शन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, कम कर दें और कंट्रोल कर दें या फिर बिल्कुल रोक दें। तो सबसे पहला काम एयर एक्ट के अंतर्गत ये किया गया कि क्लीनलीनेस बढ़ाई गई वाटर बॉडीज़ की। इसके बाद टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट, कंट्रोल और लेसन द एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। पहला वाटर बॉडीज़ की क्लीनिंग। सेकंड कराया गया कि जो भी एयर क्वालिटी है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको इम्प्रूव कराया गया। अब इम्प्रूव कैसे कराया गया, अगर वहाँ पर कुछ फैक्ट्री थी जिनकी चिमनियाँ थी, तो उन फैक्ट्री को बोला गया कि या तो आप अपना पॉल्यूशन जो भी निकल रहा है उसको कम करो, या फिर इंडस्ट्री ऐसे एरियाज़ में बनाई गई जहाँ पर आसपास लोग ना रहते हो। एंड प्रिवेंट, कंट्रोल और लेसन द एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। अब इससे एक तो एयर पॉल्यूशन कम हुआ, कंट्रोल हुआ हमारी कंट्री में। इसके बाद एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि जितना भी पॉल्यूशन प्रिवेंशन है उसको कराओ, यानी कि पॉल्यूशन को रोकने के जितने भी तरीके हैं उनको शुरू किया जाए और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए और ऐसी कोशिश की जाए कि पॉल्यूशन हो ही ना। फोर्थ पॉइंट, रेजिंग अवेयरनेस नेशन वाइड फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं करा सकते। जैसे हेलमेट के लिए कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पुलिस का ही डर ना रहे, लोग खुद से अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना शुरू करें। तो ये क्या है, अवेयरनेस है। जैसे कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है तो उससे पहले कैंसर का ऐड आता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अवेयरनेस दी जा रही है। अगर स्मोक कोई कर रहा है तो सिगरेट के पैक पे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर एक चीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है, हार्मफुल है, उसमें गवर्नमेंट अवेयर करा देती है। तो सेम यहाँ पर भी हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर कराया गया पूरी कंट्री में, जिससे कि लोग जितना भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करें, यानी कि ऐसी कोशिश करें कि एयर पॉल्यूशन ना हो, और अगर हो रहा है तो कोशिश करें वो बिल्कुल कम हो। जैसे प्लास्टिक जलाना या फिर पुराने टायर्स जलाना, सूखी पत्तियां जलाना। बहुत लोग ये काम अभी भी करते हैं, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि उससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हम अपने अगर घर के पास जला रहे हैं तो उसकी 80-90% जो नुकसान है वो हम ही झेलेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा सांस लेंगे वहाँ पर। जो थोड़े दूर दूर वाले लोग हैं वो फिर भी थोड़ा कम परसेंट लेंगे। तो लोगों को अवेयर किया गया इसके बारे में। फिफ्थ पॉइंट, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्टेट बोर्ड्स एंड सेटल देयर डिस्प्यूट्स इफ एनी। साथ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं स्टेट बोर्ड्स की उनको सॉल्व करने का काम। सपोज जैसे भी हरियाणा और दिल्ली का मैटर था तो अलग अलग स्टेट का मैटर हो गया। अगर हरियाणा और पंजाब में ऐसा मैटर हो गया कि एक फैक्ट्री हरियाणा में है, उसका जो वेस्ट है वो पंजाब में जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्टेट्स की लड़ाई हो जाएगी। तो अगर कोई भी ऐसा इशू होता है किन्हीं भी दो राज्यों के बीच में, तो उसको जो सॉल्व करने का काम है वो भी सेंट्रल बोर्ड के पास है। सिक्स्थ पॉइंट, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, conduct and sponsor research programs
relating the pollution problems. अब टेक्निकल सपोर्ट और एडवाइस दी गई स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, जिससे कि वो रिसर्च प्रोग्राम शुरू करें और अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएं, ऑर्गेनाइज कराएं, जो कि रिलेटेड हो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, और उनका प्रिवेंशन हो और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, यानी कि एयर पॉल्यूशन बेसिकली कंट्रोल हो। तो स्टेट बोर्ड्स को ये बोला गया। सेवेंथ पॉइंट, provide training to personnel involved in pollution prevention, control and abatement programs। अब जो भी पर्सनल है एयर पॉल्यूशन में, तो उनको ट्रेनिंग दी जानी कि कैसे लोगों को सिखाया जाए कि कैसे पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट करते हैं, पॉल्यूशन को रोकते हैं, और अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। और इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को जानकारियाँ दी गई, अवेयरनेस फैलाई गई। ऑर्गेनाइज मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू मास मीडिया टू डिसेमिनेट एंड एजुकेट द पीपल रिगार्डिंग पॉल्यूशन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये काम है कि लोगों को बताया जाए। ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये फंक्शन है सेंट्रल बोर्ड के, कि क्या क्या आप उनको करना है। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप मास अवेयरनेस प्रोग्राम कराओ। मास अवेयरनेस मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ समझाओ इसके बारे में, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, या फिर गाने के साथ एडवर्टीजमेंट आता है, जिसमें जैसे आज हम सुनते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, तो कूड़े वाली जो गाड़ी आती है उसमें गाना चलता है। तो ये सब क्या है, ये मास अवेयरनेस प्रोग्राम है। पहले पोलियो का जब कैंप लगता था तो पहले अनाउंसमेंट होता था कि पोलियो डे है इस दिन, सब अपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाएं। तो ये सब ऐसे प्रोग्राम जो कि काफ़ी बड़े लेवल पर होते हैं, इसको हम बोलते हैं मास अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ अवेयर होते हैं। जैसे अगर कोई सेमिनार है, उसमें सिविल के बच्चे हैं, मैकेनिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, तो सब एक ही टीचर सबको समझा रहा है एक बात, तो ये मास अवेयरनेस है। लेकिन अगर हम पर्सनली एक एक को बता रहे हैं तो वो मास अवेयरनेस नहीं है। तो मास अवेयरनेस से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, तो इसलिए मास अवेयरनेस कीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर मिला थ्रू मास मीडिया। अब मास मीडिया से आप बताओ, मास मीडिया में क्या क्या आता है, जैसे टेलीविज़न, क्योंकि एक टेलीविज़न से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, घर में 3-4 तो देख ही रहे हैं। रेडियो हो गया, काफ़ी लोग सुन रहे हैं। अब मास मीडिया से आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराओ, लोगों को एजुकेट करो इसके बारे में, और पॉल्यूशन के प्रिवेंशन के बारे में बताओ। नेक्स्ट, कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड statistical data regarding environmental pollution and work out various activities for prevention, control and abatement of pollutants। अब environmental pollution के रिगार्डिंग जितने भी वर्क्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जितने भी काम हैं पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो उन सबको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, कंपाइल करो, यानी कि एनालाइज करो, स्टडी करो, और एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा, और उस टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल डाटा को पब्लिश कराओ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जितना भी डेटा है। अब इससे क्या होगा, जब हम ये सब डेटा देखेंगे, समझेंगे, तो हमें अवेयरनेस आएगी। जब हम सुनते हैं कि इतने लोगों की मौत हुई इस चीज़ की वजह से, तो हम थोड़ा अवेयर होते हैं। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो हम प्रिवेंशन करेंगे, रोकथाम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब काम
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला गया। ओके, नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।